हेलो दोस्त, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और लगातार आप मेरे वीडियो देख भी रहे होंगे। इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक ये चल रहा है कि ऐतिहासिक संबंधी महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। अभी तक आपने जो शब्दावलियाँ देखा है वो शब्दावलियाँ आपने सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्यकालीन और वैदिक कालीन और इसके अलावा गुप्त कालीन संबंधी जो भी प्रशासनिक आर्थिक शब्दावलियाँ थी वो सारे शब्दावलियों के बारे में आपने देखा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ से क्वेश्चन अगर आते हैं तो गलती होने की संभावना अक्सर होती है, क्योंकि इस टॉपिक पर जो विद्यार्थी होते हैं वो कम ध्यान देते हैं। इसलिए मेरा ये जहाँ तक पूरा एक कोशिश है कि मैं एक अलग प्लेलिस्ट में वन लाइनियर के रूप में तथ्यात्मक को इकट्ठा करूँ और साथ ही साथ वो सारे भी क्वेश्चन रखूँ जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा चर्चा होने वाला है प्रशासनिक शब्दावलियों के रूप में, आर्थिक शब्दावलियों के रूप में, वह है दिल्ली सल्तनत कालीन शब्दावलियाँ। जी हाँ, देखिए दिल्ली सल्तनत कालीन जो भी शब्दावलियाँ हैं यहाँ से भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा शब्द जो इसमें दिल्ली सल्तनत काल में जो भी शब्द यूज किए जाएंगे ये ज़्यादातर शब्द मुगल वंश में भी हैं और जो शब्द उसमें थोड़ा से भिन्न टाइप के होंगे वो अलग तरीके से मैं भी आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, तो आइए दिल्ली सल्तनत कालीन संबंधी जो भी प्रशासनिक और आर्थिक संबंधी शब्दावलियाँ उसको देखते हैं, उनका अर्थ समझते हैं। ठीक है, उनका अर्थ समझते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान से चीज़ को सुनिएगा। हाँ, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या तो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट होंगे उसको मैं इम्पोर्टेंट बताता चला जाऊंगा और आप उसको केयर करते जाइएगा। आइए मित्र, देखते हैं दिल्ली सल्तनत काल की प्रशासनिक एवं कृषि जन व्यवस्था संबंधी शब्दावलियाँ। ठीक, यानी कि अर्थव्यवस्था जैसी शब्दावलियाँ। देखिए मित्र, पहला जो शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है अमीर। जी हाँ, अमीर किसे कहते हैं? अमीर शब्द दिल्ली सल्तनत काल में प्रयोग किए जाने वाला एक शब्द है अमीर। तो अमीर शब्द किसे कहते हैं? अमीर शब्द का मतलब होता है दिल्ली सल्तनत का तीसरा सबसे बड़ा राजकीय पद होता है। जी हाँ, अमीर जो होता है ये दिल्ली सल्तनत का तीसरा सबसे बड़ा राजकीय पद होता है। और जैसा कि आप जानते हो दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा पद किसका होता था? सुल्तान का पद होता था। तो उसी तरीके से पद सोपाने के क्रम में अगर देखा जाए तो तीसरा बड़ा जो पद होता था वो अमीर का पद होता था। ठीक है, इसको आपको आरोही अवरोही में भी समझाने के लिए आ सकता है। ठीक है, प्रश्न पूछ सकता है। तो अमीर दिल्ली सल्तनत का तीसरा सबसे बड़ा राजकीय पद होता है। क्लियर? इसके बाद इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, ध्यान भी रखना। ये अमीर ए अखर, अमीर ए अखर किसे कहा जाता है मित्र? ये देखिए यहाँ पे लिखा है अमीर ए अखर का मतलब ये होता है अश्वसेना का सेना नायक एवं शाही अस्तबली का प्रभारी अधिकारी होता है। इसे अमीर ए अखर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, अमीर ए अखर। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, जो अश्वसेना का नायक हो, ठीक, एवं शाही अस्तबली का प्रभारी अधिकारी हो। ठीक, अगला देखते हैं अमीर ए तख्त। अमीर ए तख्त किसे कहा जाता है मित्र? अमीर ए तख्त किसे कहा जाता है? शाही मनोरंजन व्यवस्था का शाही अधिकारी क्या कहलाता था? अमीर ए तख्त शाही मनोरंजन व्यवस्था का शाही अधिकारी, यानी जो मनोरंजन से संबंधित अधिकारी होता था उसे अमीर एक कक्ष के रूप में जाना जाता था, तख्त के रूप में जाना जाता था। अगला क्या है मित्र? असालिब। असालिब का मतलब क्या होता है? असालिब, असालिब कानून में क्रियान्वित करने वाला, कानून में क्रियान्वित करने वाले को हम क्या कहते हैं? असालिब। आज से अगर आज आपसे पूछा जाए कि कानून का क्रियान्वयन कौन करता है, तो कानून का क्रियान्वयन जो करता होगा वह करता है असालिब। कौन करता है मित्र? असालिब करता है, कानून में क्रियान्वयन करने वाला। लेकिन आज अगर आपसे पूछा जाए तो जो कानून का क्रियान्वयन करते हैं वो प्रशासक होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रशासक के रूप में हम यहाँ शब्द ले देते हैं असालिब, यानी कि नौकरशाह। ठीक है, एक देखिए मित्र यहाँ पे थोड़ा छूट गया है, अमीर उल मुमिनीन। ठीक है, तो अमीर उल मुमिनीन का मतलब क्या होता है? मोमिन, मोमिन शब्द, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। अमीर उल मुमिनीन या मोमिन, मोमिन किसे कहा जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, मुसलमानों का कमांडर या खलीफा। ठीक है, मुसलमानों का कमांडर या खलीफा को हम क्या कहते हैं?
मोमिन कहते हैं या अमीर उर मोमिन। तो मोमिन शब्द आपके एग्जाम में पूछा गया है, मुसलमानों का कमांडर या खलीफा। क्लियर। अब आगे देते हैं आमिल, ये भी इंपॉर्टेंट है। आमिल किसे कहा जाता है? राजस्व अधिकारी को क्या कहते हैं? आमिल कहा जाता है। राजस्व अधिकारी को क्या कहते हैं? आमिल कहा जाता है। ठीक है मित्र। तो इसी तरीके से गुप्त काल में राजस्व अधिकारी को, मौर्य कालीन में और वैदिक कालीन में, सिंध घाटी सभ्यता में, इन सब में क्या बोला जाता था, इसके बारे में बता दिया गया है। तो आमिल, आमिल मतलब राजस्व अधिकारी होता था। क्लियर। अगला देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं आरिज। आरिज दीवाने अर्ज, आपने नाम सुना होगा। दीवाने अर्ज विभाग किसने स्थापना किया था? बलबन। तो आरिज संबंध किससे है? सैन्य विभाग से है। तो आरिज का मतलब क्या है? सैनिकों की हाजिरी, उनके सैनिक उपकरणों तथा घोड़े के साज सब्बा का प्रभारी अधिकारी होता था। ठीक है मित्र। यहाँ पे देखिए आरिज का मतलब कि सैनिकों की हाजिरी, उनके सैनिक उपकरणों तथा घोड़े के साज सब्बा का प्रभार अधिकारी होता था। इसे आरिज कहा जाता है। ठीक, आरिज कहा जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला आता है इहतिसाब। तो इहतिसाब का मतलब क्या होता था? फिर से देख लीजिए, इहतिसाब। ठीक है। तो इहतिसाब ये क्या करता था? ये करता था गणना, संगणना और हिसाब किताब का लेखा जोखा करता था। ठीक है। यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो लेखा जोखा का कार्य कौन करता है? आय व्यय का लेखा जोखा का कार्य कौन करता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और यहाँ पे कौन कर रहा है? इहतिसाब। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की तरह निम्नलिखित से कौन कार्य करता है? तो 4 विकल्प दे सकता है। तो इनमें से ये भी पूछ सकता है। पूछने के कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन हाँ ये है कि ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है इमाम। इमाम मतलब क्या होता है? मुस्लिम प्रार्थना या नमाज। ठीक है। सभा का नेतृत्व करने वाला तथा सर्वोच्च सेना को क्या बोलते हैं? इमाम बोलते हैं। ठीक है, इमाम बोलते हैं। अगला देखते हैं इक्ता। आपने इक्ता का नाम तो मित्र अक्सर सुना होगा। इक्तेदारी की व्यवस्था किसने लागू किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने इक्तेदारी प्रथा को लागू किया था। तो इक्ता का मतलब क्या होता है? आइए ये देख लेते हैं। इक्ता होता था राज्य द्वारा किसी व्यक्ति अथवा प्रशासनिक और सैनिक कर्मचारी को नगद वेतन या भुगतान के बदले प्रदत्त भूमि से प्राप्त होने वाला भू राजस्व का आवंटन, नगद वेतन के बदले दी जाने वाली इक्ता को वेतन या तनख्वाह इक्ता कहा जाता था। और दान या पेंशन या वक्फ के रूप में दी जाने वाली इक्ता को गैर तनख्वाह इक्ता कहलाता था। देखिए मित्र, साफ अक्षरों में यहाँ पे लिखा है। इक्ता का मतलब ये होता था जब किसी व्यक्ति को नगद वेतन न देकर उसको राजा की तरफ से या सुल्तान की तरफ से सरकारी भूमि दान दिया जाता था, तो उसे हम इक्ता कहते हैं। ठीक है। लागू किसने किया था? इल्तुतमिश ने इसको लागू किया था। ठीक है। आगे जाकर अलाउद्दीन खिलजी ने इसको क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। और FST ने इसको फिर क्या कर दिया था? लागू कर दिया था। ठीक है। इसको बाद वाले कॉन्सेप्चुअल तथ्य में आपको पढ़ाया जाएगा। फिलहाल इक्ता क्या होता है आपने देख लिया। ये भी एग्जाम की दृष्टि से क्या है? इम्पॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से क्या है? इम्पॉर्टेंट है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है मित्र? देखते हैं इक्ता ए तमलीक। वंशानुगत इक्ता को क्या कहा जाता था? वंशानुगत इक्ता को कहा जाता था इक्ता ए तमलीक। इक्ता ए तमलीक। वंशानुगत इक्ता का मतलब ये होता था मित्र कि एक तरीके से जहाँ नगद वेतन दिया ही नहीं जाता था, वहाँ सिर्फ वो लोग एक तरीके से हमेशा इक्ता के रूप में वेतन अर्जित करते थे। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी लिखवा दिया गया है। इक्ता ए तमलीक यानी कि वंशानुगत इक्ता को इक्ता ए तमलीक कहा जाता था। ठीक, क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। अगला है इसरफ। इसरफ का मतलब क्या होता है? इसरफ का मतलब क्या होता है? संप्रभात कुल के व्यक्ति या कुलीन समाज
इसरफ यहाँ पे उर्दू शब्द यूज किया गया है, यानी कि इसरफ क्या होता है, जो संप्रभात वर्ग के रहने वाले थे या जो कुलीन समाज के रहने वाले थे, वहाँ दिल्ली सल्तनत काल में इस शब्द के लिए क्या किया गया है, इसरफ शब्द यूज किया गया है। अर्थात यथार्थ करने का मतलब ये होता है कि जैसे उच्च कुल में आप किसे कहते थे, कभी वर्ण व्यवस्था में सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को माना जाता था, शूद्र को निम्न कुल से देखा जाता था, ये आप जानते होंगे। तो उच्च कुल की तुलना किससे की जाती थी, इसरफ से की जाती थी, या संप्रभात कुल के व्यक्ति के, इसका मतलब जो सामाजिक व्यवस्था में एक तरीके से उच्च कुल के वर्ग के लोग रहते थे, उनको हम संप्रभात या अभिजन वर्ग के रूप में रखते थे। ऐसे शब्द को यहाँ पे क्या यूज किया गया है, इसरफ। क्या यूज किया गया है, इसरफ। ठीक है, आते हैं आगे देखते हैं उलेमा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उलेमा से क्या मतलब होता है, उलेमा कई बार आता है। उलेमा का मतलब इस्लामी कानून के ज्ञाता या विद्वान को क्या कहा जाता है, उलेमा कहा जाता है। ठीक है मित्र, जो एक तरीके से इस्लामी कानून के ज्ञाता या विद्वान होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उलेमा कहते हैं। ठीक है, जैसे एक हिंदू लॉ और एक मुस्लिम लॉ आपकी बुक चलती है लॉ में, तो उसमें उलेमाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, जो इस्लामी कानून के क्या होते हैं, एक ज्ञाता या विद्वान होते हैं, जो समयानुसार चीज़ों को हटाते हैं या जोड़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा से जानते रहिएगा, उलेमा। इसके बाद आता है उस्र। उस्र का मतलब उपज का 10वां हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था। देखिए मित्र, यहाँ पे एक प्रकार का कर है, उस्त्र बोला जाता था। उस्त्र का मतलब 1/10 कर लिया जाता था। कितना कर लिया जाता था, 1/10 किसका, उपज का। उपज का 1/10 यहाँ पे कर लिया जाता था। ऐसे कर को हम उस्त्र बोलते थे। ठीक, उस्त्र बोलते थे। अब एक शब्द यहाँ पे है कद खुदा, ग्राम प्रधान होता है। कभी पूछा नहीं गया है लेकिन पूछ भी सकता है, कद खुदा। ये देखिए मित्र लिखा गया है, कद खुदा मतलब ग्राम प्रधान। जो ग्राम प्रधान होता है उसे उस समय दिल्ली सल्तनत काल में क्या बोला जाता था, कद खुदा। ठीक, अगला देखते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। कारकुन। कारकुन किसे कहा जाता है, कारकुन किसे कहा जाता है, कामगार या अधिकारी। कामगार या अधिकारी को हम क्या कहते हैं, कानकुन कहते हैं। कामगार या अधिकारी को हम कामकुन कहते हैं। एक तरीके से कार्यकर्ता, एक तरीके से क्या, कार्यकर्ता को यहाँ पे शब्द क्या दिया गया है, कारकुन। कारकुन याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है अगला शब्द कार-ए-दौलत। कार-ए-दौलत क्या होते हैं, कार-ए-दौलत सल्तनत के मामले का कामकाज। सल्तनत के मामले का कामकाज कार-ए-दौलत के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला है कोहपापह। कोहपापह। कोहपापह मतलब क्या होता है, पहाड़ों की तलहटी। जी हाँ, ये जियोग्राफिकल शब्द यहाँ पे यूज किया गया है एक तरीके से, यानी कि दिल्ली सल्तनत में कोहपापह मतलब क्या होता था, पहाड़ों की तलहटी। देखिए मित्र, ये सारे शब्द आप के लिए तो एग्जाम की दृष्टि से तो कुछ इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन जानना भी आवश्यक इसलिए है क्योंकि आज भी ये शब्द क्षेत्रीय स्थानों पर कहीं न कहीं उपयोग किए जाते हैं। और आने वाले समय में जब आप सरकारी सेवा के रूप में होंगे तो आपका अपॉइंटमेंट किसी ऐसे जगह हो सकता है जहां पर इन शब्दों से आपका सामना हो सकता है। इसलिए ऐसे शब्दों की जानकारी भी रखने के लिए आपसे थोड़ा बहुत उम्मीद की जा सकती है, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो आइए अगला शब्द देखते हैं, कोटला। कोटला का मतलब क्या होता है, कोटला का मतलब होता है आवासीय किला। ये पूछा गया है, कोटला। कोटला मतलब आवासीय किला। आप देखिए एक तरीके से फिल्में अक्सर देखते होंगे, तो इस फिल्मों में ये सारे शब्द भी काफ़ी ज़्यादा यूज किए जाते होंगे। जो एक तरीके से इस्लामी संबंधित फिल्में बनती होंगी या तो इस्लामी संबंधित सीरियल वगैरह बनती होंगी, उसमें इन सारे शब्दों का यूज किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो, बट वहाँ से लेने के लिए आप ढेर सारी इस्लामी फिल्म देखेंगे या ढेर सारी इस्लामी सीरियल देखेंगे तो आपका समय ज़्यादा जाएगा। वो आपको यहाँ पे 25 मिनट के अंदर ही मिल जाता है, तो क्या ज़रूरत है आपको इतना फिल्म या सीरियल देखने की। कोटला। कोटला का मतलब यहाँ पे क्या है, कोटला का मतलब आवासीय किला। ठीक है, आवासीय किला को क्या बोला जाता है, कोटला बोला जाता है। ठीक है मित्र, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर
कोतवाल, कोतवाल किसे कहा जाता है? कोतवाल यहाँ पे देखिए, कोतवाल किसे कहा जाता है मित्र? तो यहाँ पे देख लेते हैं कोतवाल किसे कहा जाता है। कोतवाल का मतलब किसी शहर या किले का प्रभारी अधिकारी होता था। ठीक है, आज भी देख लीजिए, किसी शहर का प्रभारी अधिकारी जो होता है वो कोतवाल कहलाता था। आज भी वो कोतवाल शब्द आज भी प्रयोग किया जा रहा है। अपने शहर के कोतवाल सुनते आए हो ना, तो वही चीज़ है, किसी शहर या किले का प्रभारी अधिकारी क्या कहलाता है? कोतवाल कहलाता था। इसके बाद है कल्बकारी। कल्बकारी यानी कि एक तरीके से जो जाली टाइप के सिक्के होते थे उन्हें कल्बकारी कहा जाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं कानून एक कदीम। कानून एक कदीम, कानून एक कदीम, तो कानून एक कदीम का मतलब होता है पुराने कानून। जी हाँ, पुराने कानून, ऐसे कानून जिसकी प्रासंगिकता इस समय बहुत कम हो चुकी हो। ठीक है, तो ऐसे कानून को हम क्या कहते हैं? पुराने कानून कहते हैं। क्लियर? तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं कस्त। कस्त मतलब होता है राजमहल। कस्त का मतलब क्या होता है? राजमहल। अगला देख लेते हैं काजी। काजी का मतलब क्या होता है? मुस्लिम न्यायाधीश। मुस्लिम न्यायाधीश, काजी। जी हाँ, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि काजी का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके बाद देखे होंगे गुप्त काल में मैंने आपको पढ़ाया था महादंड नायक। तो महादंड नायक शब्द वहाँ किसके लिए किया गया था? न्यायाधीश के लिए। और यहाँ पे जो शब्द यूज किया गया है काजी, काजी का मतलब मुस्लिम न्यायाधीश। ठीक है, आगे देखते हैं काजी ए लश्कर। काजी ए लश्कर, तो काजी ए लश्कर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? सेना का काजी या न्यायाधीश। जी हाँ, काजी ए लश्कर का मतलब सेना का काजी या न्यायाधीश। अगर आपसे पूछा जाए कि ये प्रेजेंट टाइम में किस अनुच्छेद से मिलता जुलता है, तो आप कह सकते हो अनुच्छेद नंबर 323 में न्यायाधिकरण संदर्भ में बात की गई है या कोर्ट ऑफ मार्शल के संदर्भ में बात की जाती है। तो यहाँ पर आप उससे तुलना कर सकते हो काजी ए लश्कर यानी सेना का काजी या न्यायाधीश। यानी कि जो फोर्स वगैरह होते हैं उनके अपने अलग कानून होते हैं, तो वहाँ भी उनके न्याय के लिए एक अपना कोर्ट बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन सामान्य के रूप में न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में यूज किया जाता है, तो यहाँ पे काजी शब्द है। लेकिन जो सैनिकों के लिए अलग से न्यायालय बनता है, तो यहाँ पर काजी ए लश्कर और यहाँ पर कोर्ट ऑफ मार्शल। क्लियर? आगे देखते हैं काजी ए मामलिक। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्र ये काजी ए मामलिक। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि काजी ए मामलिक किसे कहते हैं। ठीक है, काजी ए मामलिक किसे कहते हैं? तो आप क्या कहोगे? संपूर्ण सल्तनत का काजी। जी हाँ, काजी ए मामलिक कहते हैं संपूर्ण सल्तनत का काजी। इसका मतलब ये कि आप में सबसे बड़ी न्यायालय कौन होती है? सबसे बड़ी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होती है। तो पूरा अंतिम रूप से फैसला जो करता था वो कौन करता था? काजी ए मामलिक यानी संपूर्ण सल्तनत का न्यायाधीश। क्लियर? तो जो चीज़ें आज भी व्यवस्था है वो पहले भी थी। हाँ, बस ये है कि समाज जैसे जटिल होता चला गया है, उसमें विशेषताओं में विशेषीकरण धीरे धीरे चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, लेकिन प्रेरणा कभी कभी हम जब फंसते हैं किसी चीज़ में, तो मैं अतीत में जाकर उस चीज़ से प्रेरणा लेकर नई चीज़ में सुधार किया जाता है। यही कारण है कि अपने ऐतिहासिक या जियोग्राफी के संबंधित पहलुओं की जानकारी रखना अनिवार्य होता है। ठीक है मित्र, तो ये थोड़ा सा समझते रहिए। इसके बाद आता है काजी उल कुजात। तो काजी ए मामलिक ये भी इम्पोर्टेंट है। काजी उल कुजात मुख्य काजी अर्थात प्रधान काजी। तो ये भी क्या है? मुख्य काजी या प्रधान काजी है। इसका मतलब ये हो गया कि सल्तनत काल में ढेर सारे काजी हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है, तो वो मुख्य काजी के रूप में इस्तेमाल किया जाता होगा। ठीक है, तो ये काजी उल कुजात कहलाता था। काजी उल कुजात कहलाता था। ठीक, आगे देखते हैं। आगे ये देखिए कुरिलतई। तो कुरिलतई का मतलब क्या होता है? कुरिलतई का मतलब उच्च अधिकारियों की सभा। जी हाँ, कुरिलतई मतलब उच्च अधिकारियों की क्या होती थी? सभा होती थी। तो उच्च अधिकारियों की सभा होती थी, आप समझते होंगे उच्च अधिकारियों की यहाँ पर सभा होती होगी। जैसे आप समझते होंगे
कि एक होता है मंत्रिपरिषद, एक होता है मंत्रिमंडल या कैबिनेट। तो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं वह उच्च मंत्री स्तर या कैबिनेट कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे उच्च अधिकारियों की यहाँ सभा मतलब कि कैबिनेट स्तर की बैठक होना। समझ गए। आते हैं अगला, खैल। खैल मतलब घुड़सवार या जनजाति। तो घुड़सवार या जनजाति को हम क्या बोलते हैं? खैल। ये भी एग्जाम की दृष्टि से समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, छोटा शब्द है, कभी कभी पूछ देता है। ठीक है मित्र। इसके बाद है खरीटदार, कोषाध्यक्ष कहलाता है। कोषाध्यक्ष का मतलब यहाँ पे खरीटदार। तो खरीटदार शब्द का यूज यहाँ पे किया गया है कोषाध्यक्ष। हालांकि ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है। ठीक है, जो लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है। इसके बाद आता है खातिब। खातिब किसे कहा जाता है? खातिब, धार्मिक सम्मेलन के संचालक या अध्यक्ष को हम खातिब कहते हैं। क्या कहते हैं? खातिब। जो धार्मिक कार्यों के लिए क्या करता हो? संचालन का कार्य करता हो या अध्यक्ष के रूप में कार्य करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? खातिब कहते हैं। खुमार, ये इंपॉर्टेंट है मित्र, खुमार को देख लीजिएगा। खुमार इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? मदिरालयों की देखभाल करने वाला कर्मचारी। मदिरालयों की देखभाल करने वाला क्या होता है? इसको बोला जाता है खुमार। क्या बोला जाता है? खुमार। ठीक है, तो खुमार को याद कर लीजिए, जो मदिरालयों की देखभाल करने वाला कर्मचारी होता है। खुत, ये भी बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खुत पूछा भी गया है। खुद किसे कहेंगे? ग्राम प्रधानों या मुखियाओं का एक वर्ग होता था। खुद मतलब ग्राम प्रधानों का क्या होता था? ग्राम प्रधानों या मुखिया का एक वर्ग कहलाता था। इसे हम खुद कहते हैं। ठीक, प्रधानों का एक समूह या मुखियाओं का एक समूह होता था। अगला देख लेते हैं मित्र, चंपा। चंपा किसे कहेंगे? तो चंपा का मतलब होता है कि भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा। भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा, चंपा। ठीक है, चंपा इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए चंपा को यहाँ पे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे चंपा को क्या कहते हैं? भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, इसे चंपा यहाँ बोला जाता था। चोल। चोल क्या है? रेगिस्तान या मरुभूमि को यहाँ पे चोल बोला जाता है। अब चोल वंश मत समझ लेना, चोल का मतलब रेगिस्तान या मरुभूमि, तो इस पर भी ध्यान रखिएगा। और ये किससे संबंधित आ रहे हैं? ये आपके खेतों खलिहानों से संबंधित आ रहे हैं। तो चंपा मतलब भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा और चोल मतलब रेगिस्तान या मरुभूमि। अगला देते हैं, चुंगी एक गल्ला। पूछा गया मित्र, चुंगी एक गल्ला आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो चुंगी एक गल्ला का मतलब अनाज कर। अनाज कर को क्या बोला जाता था यहाँ पे? चुंगी ये गल्ला। फिर अगला देखते हैं, जागीर। जागीर का मतलब क्या होता है? राज द्वारा शाही अधिकारियों के वेतन आदि के बदले प्रदत्त जमीन का टुकड़ा देना क्या कहलाता है? जागीर कहलाता था। राज्य द्वारा शाही अधिकारियों को, किसको मित्र? शाही अधिकारियों को वेतन आदि के बदले प्रदत्त जमीन का टुकड़ा देना ही क्या कहलाता था? जागीर। जबकि इक्ता क्या होता था? इक्ता किसी भी कर्मचारियों को नगद वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि को इक्ता कहा जाता था। लेकिन जागीर जो दिल्ली सल्तनत काल के जो अधिकारी हुआ करते थे, उनको नगद वेतन न देकर एक तरीके से यहाँ पर क्या दे देना, जमीन दे देना, ये क्या कहलाता है? जागीर। तो जागीर और इक्ता में अंतर है। इक्ता सभी के लिए होता था, यानी समान व्यक्तियों के लिए भी होता था, उच्च व्यक्तियों के लिए भी हो सकता था, लेकिन जागीर स्पेशली सिर्फ अधिकारियों के लिए ही होता था। इसके बाद है जहांदार। ठीक है, जहांदार विश्व स्वामी अर्थात सुल्तान को हम क्या बोलते हैं? जहांदार। विश्व स्वामी अर्थात सुल्तान। विश्व स्वामी अर्थात सुल्तान, तो यानी कि सुल्तान का अर्थ क्या हो गया? विश्व स्वामी। और इनको क्या कहा जाता था? जहांदार। यानी सुल्तान को विश्व स्वामी भी कहा जाता था और जहांदार भी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसके बाद आता है जमात खाना। अभी आप हाल में ही सुने होंगे। ठीक है, तो जमात खाना किसे कहा जाता है? ध्यान से सुनिएगा। जमात खाना का मतलब कि सूफी फकीरों की कुटिया या खानकाह यानी कि सूफियों का ठहरने के लिए क्या होता था?
एक स्थान होता था और उसको क्या कहा जाता था, खान खां या जमात खाना। तो दोनों याद कर लीजिएगा यहाँ पे, खान खां और जमात खाना किसके लिए, सूफी फ़कीरों की कुटिया होती थी, ठीक है, जहाँ पर वो रहते थे। और जबकि जहाँ बौद्ध रहते थे उसको क्या कहा जाता है, बौद्धों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, और या बौद्धों का जहाँ पूजा स्थल होता था उससे क्या कहा जाता था। तो मैंने आपको बताया था, इसके पहले आप अगले वाले वीडियो वाले में देख लीजिएगा, जो पिछला वाला वीडियो है। तो जहाँ बौद्ध रहते थे, निवास करते थे, उसको बिहार कहा जाता था, और बौद्धों का जहाँ पूजा स्थल होता था उसको चैत्य कहा जाता था। और बिहार में निवास स्थान भी हुआ करता था और शिक्षा का केंद्र भी हुआ करता था, दोनों यूज हो सकते थे। लेकिन स्पेशली किसके लिए था, निवास स्थान के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप। तो मित्र, इस तरीके से दिल्ली सल्तनत काल के आपके प्रशासनिक संबंधी एवं कृषि संबंधी तमाम प्रकार के शब्दावलियाँ थे, जिनमें से मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट शब्द बताएं कि जो आपके एग्जाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे मैं इम्पॉर्टेंट आपको क्या बताया कि एक आप अमीर शब्द याद कर लीजिएगा, एक आमिल शब्द याद कर लीजिएगा, एक एकता शब्द आप याद कर लीजिएगा, एक आप इशरफ याद कर लीजिएगा, एक आप उलेमा याद कर लीजिएगा, एक आप कारकुन याद कर लीजिएगा, और एक कोटला भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप याद कर लीजिएगा काजी ए मामलिक, ये याद कर लीजिएगा। और अगला इम्पॉर्टेंट है काजी उल कुजान, ये इम्पॉर्टेंट है। खेल भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा खुमार और खुत, ये भी ध्यान में रखिएगा। और आपके लिए जो अगला इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम से दृष्टि से, जमात खाना, करेंट की दृष्टि से पूछ सकता है। तो जमात खाना, और इसके ऊपर आपका है जहांदार, ठीक है मित्र। तो जहांदार, ये इतने इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से, इसको निश्चित रूप से आप याद कर लीजिएगा। बाकी आप अगर चाहें तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, लिखवाया गया है आपके पढ़ने की दृष्टि से, ठीक है। तो मित्र, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, नए वीडियो के साथ हम फिर आपके साथ मिलेंगे, ठीक है। इसे दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रशासनिक एवं आर्थिक एवं सामाजिक संबंधी शब्दावली के रूप में। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।